Good morning, everyone. Welcome to News Forum with another set of articles for discussion. I wasn't at my desk for a few days, so therefore the gap. We'll be covering up those slides in the coming modules, so stay tuned for that as well. So the news article for today is that amid cabinet reshuffle buzz, 8 states get new governors. तो इसमें ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि अपॉइंटमेंट, क्वालिफिकेशन, टर्म ऑफ ऑफिस, पावर्स ऑफ द गवर्नर, फंक्शन ऑफ द गवर्नर क्या है. So we'll be discussing that in this slide. So the governor is neither directly elected by the people nor indirectly elected by specially constituted electoral college as in the case with the president. तो इसका मतलब ये है जो गवर्नर है is appointed by the president by warrant under his hand and seal. ना ही उसका डायरेक्ट इलेक्शन होता है ना ही इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है. ही इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 1979 की जजमेंट में कहा था द ऑफिस ऑफ गवर्नर ऑफ अ स्टेट इज नॉट एन एम्प्लॉयमेंट अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट. जो ऑफिस ऑफ द गवर्नर है इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस एज प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. इट्स एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है या उसका सबॉर्डिनेट नहीं है जो कॉन्स्टिट्यूशन कहती है, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा. लेकिन रियलिटी में क्या होता है वो अलग बात है. कॉन्स्टिट्यूशन 2 क्वालिफिकेशंस प्रिस्क्राइब करती है अपॉइंटमेंट ऑफ अ पर्सन एज अ गवर्नर. फर्स्ट, that he should be an Indian citizen, and second, he should have completed the age of 35 years. बस यही क्वालिफिकेशन है गवर्नर की कॉन्स्टिट्यूशन में. लेकिन कुछ कन्वेंशंस होती हैं कि कैसे करना है, क्या करना है, कैसा होता आ रहा है. तो वैसे 2 कन्वेंशंस डेवलप हुई हैं ओवर द ईयर्स. फर्स्ट कि वो जिस स्टेट में अपॉइंट हुआ है उस स्टेट का नहीं होना चाहिए so that he is free from the local politics. और सेकंड, जब प्रेसिडेंट गवर्नर को अपॉइंट करते हैं तो तब उन्हें चीफ मिनिस्टर, उस स्टेट के चीफ मिनिस्टर से चीफ मिनिस्टर से कंसल्ट करना होगा so that the smooth functioning of the constitutional machinery is ensured. लेकिन ये दोनों कन्वेंशंस भी वायलेट हो चुकी हैं बहुत बार. कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ 2 ही बातें कहता है, इंडियन सिटीज़न और 35 साल. उसके बाद जो 2 कन्वेंशंस हैं वो ये हैं कि वो उस स्टेट का नहीं होना चाहिए जिस स्टेट में उसे अपॉइंट किया जाए. और सेकंड, जो प्रेसिडेंट है उनको एक बार चीफ मिनिस्टर जी से कंसल्ट करना चाहिए. और जो टर्म ऑफ ऑफिस है, जो गवर्नर हैं 5 साल के लिए अपॉइंट होते हैं. लेकिन ये सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं है. ये जब प्रेसिडेंट चाहें उनको हटा सकते हैं. ऐसा नहीं है कि अपॉइंट हुए तो 5 साल पूरे करके ही उन्हें हटाया जाएगा. ऐसा नहीं है, कभी भी हटाए जा सकते हैं. और मान लो उनके 5 साल पूरे हो जाते हैं तो उन्हें रीअपॉइंट भी किया जा सकता है उस स्टेट में या किसी और स्टेट में. जो फंक्शंस और पावर्स हैं हम उनको पॉलिटी के मॉड्यूल में पढ़ेंगे. बट अभी इस न्यूज़ से रिलेटेड अपॉइंटमेंट, क्वालिफिकेशन और टर्म ऑफ ऑफिस को हम इस स्लाइड में डिस्कस कर रहे हैं. जो नेक्स्ट है इज़ अबाउट लेजिस्लेटिव काउंसिल. बंगाल पासिस रेजोल्यूशन टू सेट अप काउंसिल. जो पार्लियामेंट है इट कैन क्रिएट अ काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल, और अबॉलिश इट if the legislative assembly of the concerned state passes a resolution to that effect. जो लेजिस्लेटिव असेंबली है स्टेट की वो रेजोल्यूशन पास करेगी और ये रेजोल्यूशन स्पेशल मेजॉरिटी से पास करना होगा. स्पेशल मेजॉरिटी क्या होती है कि एक तो जितनी टोटल मेंबरशिप है असेंबली की उसकी मेजॉरिटी, और मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग. और जब जो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली है उसने भी रेजोल्यूशन पास कर लिया और पार्लियामेंट ने भी अंडर आर्टिकल 169 पास कर दिया फॉर द क्रिएशन ऑफ द काउंसिल, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल सेटअप होता है.
लेकिन इसको हम अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कहेंगे अंडर आर्टिकल 368. It is just passed like an ordinary piece of legislation, that is by simple majority in parliament. अब जैसे लेजिस्लेटिव असेंबली में डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल में इनडायरेक्टली मेंबर्स इलेक्ट होते हैं, और जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ रहेगी काउंसिल की वो उस स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसका 1/3 रहेगा, और मिनिमम 40 मेंबर्स. That means the size of the council depends on the size of the assembly of that state. और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स हैं उनका जो इलेक्शन है वो कैसे कैसे कौन कौन क्या इलेक्ट करता है. जो 1/3 मेंबर्स हैं दे आर इलेक्टेड बाय members of local bodies in that state like municipalities, boards. 1/12 elected by graduates of 3 years standing and residing within the state. 1/12 by teachers of 3 years standing in state not lower in standard than secondary school. 1/3 are elected by members of the legislative assembly of the state. और जो बाकी रह जाते हैं वो गवर्नर नॉमिनेट करता है उन पर्सनस को जिनको स्पेशल नॉलेज होती है या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है लिटरेचर, साइंस, आर्ट, कोऑपरेटिव मूवमेंट और सोशल सर्विस का. जो 1/6 मेंबर हैं वो दे आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर एंड द रिमेनिंग आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड. और जो टेन्योर है मेंबर्स का इज़ फॉर 6 years. लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल जो हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली है उसकी तरह डिज़ोल्व नहीं होती है. इट्स अ परमानेंट बॉडी एंड इज़ नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन. However, 1/3 of its members retire on the expiration of every second year. वो जो members retire होते हैं they are eligible for re-election and re-nomination any number of times. The third article about e-waste. So we generate a lot of e-waste. जो हमारे gadgets हैं, electronic gadgets, mobile, laptops, television sets, कुछ भी electronic gadgets जो होते हैं वो जब हम यूज़ करके थ्रो कर देते हैं तो वो एक वेस्ट बन जाता है, और उनमें बहुत सारे टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं, हार्मफुल एलिमेंट्स होते हैं जो कि बहुत ही सीरियस पोल्यूशन क्रिएट कर सकते हैं. और हमारे इंडिया में जो उनका कलेक्शन है, जो वेस्ट डिस्पोजल है, वो सही से नहीं हो पाता है. वी जस्ट कलेक्टेड 3% ऑफ ई वेस्ट जनरेटेड इन 2018, 10% इन 2019, और ये 2020 में जो ई वेस्ट की जनरेशन थी इसमें 32% की ग्रोथ हुई है. जो हमारे इन्वायरमेंटल मिनिस्ट्री है उसने अपनी गाइडलाइंस में कहा था दैट प्रोड्यूसर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलेक्शन ऑफ एंड ऑफ द लाइफ इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स एज पार्ट ऑफ द एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी. ये क्वेश्चन पहले भी एग्जाम में आ चुका है कि एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी किससे रिलेट करती है. इट्स रिलेटेड टू द ई वेस्ट जनरेशन. The rules mandate that the dismantlers have a space of 300 square meter for the capacity of 1 ton of e-waste per day. और जो recyclers की है it's 500 square meters. So we need to include unorganized sector that collects majority of the e-waste. For example, traditional kabadiwalas, rag pickers, NGOs in e-waste collection and processing. आपने देखा होगा जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ई वेस्ट कलेक्ट करते हैं वो उनके पार्ट्स निकालते हैं, फिर दे सेल इट ऑफ बिकॉज दे नो दे आर यूजफुल इन फेचिंग सम मनी. लेकिन उनको नॉलेज नहीं होता है कि ये एलिमेंट इसके अंदर जो यूज़ हुआ है ये हार्मफुल है, इसमें कुछ रेडिएशंस हो सकती हैं, ये रेडियो एक्टिव हो सकता है. कई बार हमने न्यूज़ में देखा भी होगा दैट रेडियो एक्टिव रेडिएशन से कुछ लोग पैरालाइज हो गए, कुछ की डेथ हो गई बिकॉज उनको पता ही नहीं था ये क्या है. देयरफॉर वी नीड टू रीसेट अप द होल मैकेनिज्म फॉर ई वेस्ट कलेक्शन फॉर इट्स एफिशिएंट हैंडलिंग एंड डिसमेंटलिंग. So this is up for the day. Tomorrow we'll be back with another module. So we'll be covering up the leftover modules in the coming series. Stay tuned and thank you for your time, guys.